नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे, क्योंकि यूपी फतह के लिए दिल्ली प्लान तैयार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मिशन 2022 की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। इसी के तहत आज और कल यूपी के सभी सांसदों की दिल्ली में बैठक हो रही है। इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से रवाना हुए दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत भी हो जाएगी। आखिरकार क्यों ये बैठक खास है और क्या रणनीति बनने वाली है, आपको इस रिपोर्ट में जानने को मिलेगा। देखिए, सियासी मौसम में हाल कुछ यूं है कि अगर कहा जाए कि राजधानी दिल्ली के दिल में उत्तर प्रदेश बसा है, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश ही दिल्ली का दिल है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सवाल देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत का है, क्योंकि सवाल 404 विधानसभा सीटों का है, क्योंकि सवाल 80 लोकसभा सीटों का है। ये उत्तर प्रदेश की सियासत है जो तय करती है दिल्ली की गद्दी। ये उसी यूपी की सियासत है जिसके दम पर पीएम मोदी ने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़े। बीजेपी ने जीत की इतनी ऊंची पतंग उड़ाई कि विपक्षी खेमे को अभी तक नजर ही नहीं आ रही। बीजेपी की इसी जीत की पतंग का पतन ना हो, इसलिए आला कमान सियासी मांझों को सुलझाने में जुट गए हैं। देश की राजधानी और उत्तर प्रदेश की राजधानी के बीच की दूरी का अंतर अब खत्म हो गया है। एक आ रहा है तो दूसरा जा रहा है। किसी को कुछ पता नहीं कि आला कमान कब किसको हाजिर होने का फरमान जारी कर दे। इस बार दिल्ली में आला कमान ने उत्तर प्रदेश के सांसदों को तलब किया है। आला कमान सांसदों से फीडबैक लेने के बाद ही आगामी रणनीति तैयार करेगा। बीजेपी सांसदों की ये बैठक 2 दिनों तक चलती रहेगी। 2017 में यूपी की बागडोर संभालने के बाद ये पहला मौका है जब दिल्ली में सीएम योगी सीधे यूपी के सांसदों से मुखातिब हो रहे हैं। बुधवार और गुरुवार को होने वाली इस बैठक में यूपी के सांसदों के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद हो रहे हैं। साथ ही यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद हैं। ये बैठक 2 दिवसीय है। 28 जुलाई को कानपुर, बुंदेलखंड, पश्चिम और ब्रज क्षेत्र के सांसदों की हाजिरी है। इसके बाद 29 जुलाई को अवध, काशी और गोरखपुर के सांसदों को हाजिर होने का फरमान सुनाया गया है। पार्टी से जुड़े सूत्रों की माने तो बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं। इस बैठक का मकसद 2022 की रणनीति और उसमें सांसदों की भूमिका को लेकर है। बैठक में सांसदों से मुलाकात करते हुए चुनाव के बारे में क्षेत्रीय फीडबैक हासिल किया जा रहा है। साथ ही इस बैठक के बाद जिम्मेदारियों में कई तरह के फेरबदल भी देखने को मिल सकते हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो संगठन सांसदों को 2022 की जीत का सूत्रधार बनाना चाहती है। इतना ही नहीं, चुनाव में पार्टी कुछ विधायकों के टिकट काट भी सकती है और संभव है कि कुछ विधानसभा क्षेत्र में बगावत भी हो। ऐसी सूरत में बगावती तेवर वाले विधायकों से निपटने की रणनीति भी सांसदों के साथ साझा की जाएगी। बीजेपी की इस बैठक के दौर को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तंज कसते ही रहते हैं, तो इस बार चूकते कैसे? इस बार भी अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, भाजपा अपने उत्तर प्रदेश के सांसदों से यूपी की दुर्दशा और दुर्गति का हाल दिल्ली बुलाकर पूछ रही है। इससे पता चलता है कि दिल्ली और लखनऊ में कितनी दूरी है। भाजपा चाहे कितनी भी बैठकें कर ले, पर अब जनता इन्हें उठाकर और हटाकर ही दम लेगी। आकलन बाद में और झूठी तारीफ पहले। वाह रे भाजपा! अखिलेश के इस ट्वीट के आंतरिक अवतल में बीजेपी सांसदों की क्या स्थिति है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी आला कमान भी सांसदों की स्थिति को लेकर और क्षेत्रीय पकड़ को लेकर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते।
इसीलिए यूपी विधानसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी आला कमान सारे कील कांटे दुरुस्त करने में जुट गया है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ स्पर्श हमारे संवाददाता मौजूद हैं। स्पर्श, लगातार इस बैठक पर सबकी नजर बनी हुई है क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सांसदों की मीटिंग हो रही है और 2 खंड में ये मीटिंग है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज की अगर बात करें तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है वो बैठक करते हुए नजर आएंगे। 28 और 29 यानी कल भी ये बैठक जो है जारी रहती हुई नजर आएगी। और इस बैठक की बात करें तो बैठक के लिए योगी आदित्यनाथ जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं और वो भी जो है इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो आला नेता है स्वतंत्र देव सिंह की बात की जाए, राधा मोहन सिंह की बात की जाए, और उसके साथ साथ संभावना ये भी जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो इस बैठक में शिरकत कर सकते हैं। यानी केंद्रीय आलाकमान भी जो है इस पूरी बैठक को लेकर जो है सीरियस कहीं ना कहीं जो है नजर आ रहा है। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में जो बैठक है वो अब से कुछ ही देर बाद यानी 8 साढ़े 8 बजे के आसपास जो है दिल्ली में होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, ये बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पर्श इस दौरान कि मुख्यमंत्री सीएम योगी सांसदों से पहली बार मुखातिब होने वाले हैं। क्या ये मान लिया जाए इस बैठक को देखते हुए, समझते हुए कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का आभास है कि पिछले दिनों किस स्थिति से गुजरी है भारतीय जनता पार्टी, तो जरूरत है ज्यादा होमवर्क करने की? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से होमवर्क कर लेना चाहती है। जो स्थिति इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी उसी प्रकार का जो प्रदर्शन है वो एक बार फिर से देखने को मिले, वो जो है भारतीय जनता पार्टी चाहती है। ऐसे में अलग अलग रणनीति जो है बनाई जा रही है। सांसदों से अब ये पूछा जाएगा कि उनके क्षेत्र में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार की जो नीतियां थी वो कितनी जो है लागू जो है ग्राउंड स्तर पर जो है देखने को मिल रही है। जनता कितनी खुश है सांसदों के काम से, ये कहीं ना कहीं फीडबैक जो है अब सांसदों द्वारा जो है लिया जा रहा है। स्पर्श, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि इस बैठक में कौन कौन मौजूद रह सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अमित शाह खुद इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, साथ में जेपी नड्डा भी मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, जहां तक मेरे सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जो केंद्रीय आलाकमान है उसकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्पर्श अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने देखा और समझा कि किस तरीके से बीजेपी ग्राउंड जीरो पर, ग्रास रूट लेवल पर काम करने में जुट गई है और कहीं ना कहीं पार्टी को इस बात का अंदेशा है कि हर दल को, हर वर्ग को मजबूती के साथ पकड़ स्थापित करनी पड़ेगी, वरना 2022 के चुनाव आसान नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एक और बड़ा सिरदर्द है सूबे में, जो इस समय सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ। वो क्या है? उत्तर प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने तीसरे दिन भी सेवा ठप रखी हुई है। करीबन 4500 एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं, चक्के जमे हुए हैं, जिस वजह से पूरे प्रदेश में हाहाकार की स्थिति है। आखिर क्यों है ये पूरा विवाद, आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। देखिए, मजबूरी है, रोक नहीं मजबूरी है, रोक नहीं मजबूरी है। उत्तर प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। एम्बुलेंस कर्मचारी संघ और नेशनल हेल्थ मिशन के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में सहमति नहीं बन सकी। सरकार ने सोमवार को हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा लगाने तक की चेतावनी दे दी थी। बावजूद इसके कर्मचारी आंदोलन पर डटे हुए हैं, जिसका नतीजा ये कि मरीजों को संकट की घड़ी में एम्बुलेंस तक नहीं मिल पा रही। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि लापरवाही के चलते अगर प्रदेश में किसी भी मरीज की मौत हुई तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और गृह विभाग इसे कड़ाई से पालन कराए। सरकारी कर्मचारी और आउटसोर्सिंग से संबंधित कर्मचारी अपनी ड्यूटी और दायित्वों का निर्वहन करें। हर मरीज को तुरंत इलाज मिलना ही चाहिए। दूसरी तरफ एम्बुलेंस कर्मियों के प्रदर्शन को देखते हुए
लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है। लखनऊ के सीएमओ ने नोडल अधिकारी तैनात कर दिए हैं। उनके नंबर तक जारी हो गए हैं। इमरजेंसी के लिए 8 एम्बुलेंस लगाई गई हैं। हर एम्बुलेंस पर 4-4 कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। तो वहीं चलिए एक नजर में समझिए कि आखिरकार पूरा माजरा है क्या। साल 2012 से उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी 108 सर्विस की शुरुआत हुई। तभी से निजी कंपनी जीवीके EMRI इसका संचालन कर रही है। साल 2014 में प्रदेश में 102 सर्विस की शुरुआत हुई। इसके संचालन का जिम्मा भी निजी कंपनी जीवीके को ही मिला। 2017 में योगी सरकार ने आते ही ALS सेवाओं का शुभारंभ किया, जिसके संचालन का जिम्मा भी जीवीके को ही हासिल हुआ। इसी बीच 2020 में निजी कंपनी ने पेमेंट इशू के कारण सर्विसेज देने में असमर्थता जताते हुए सर्विस सरेंडर करने का पत्र शासन को भेज दिया। तो वहीं जब तक बात बनती, सरकार ने ALS सेवाओं के लिए पहले ही दिसंबर में टेंडर निकाल दिया। जीवीके इस टेंडर प्रक्रिया में शामिल भी नहीं हुई। जीवीके का तर्क ये रहा कि ALS संचालन का टेंडर ही चिकित्सा को अवार्ड हुआ है और अभी इसका ऑपरेशंस पूरी तरीके से हैंडओवर भी नहीं हुआ है। जीवीके जहां एम्बुलेंस संचालन करीबन 18 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से कर रही है, तो वहीं चिकित्सा को टेंडर L1 में करीबन 24 रुपए में अवार्ड हुआ है। ये भी एक अहम कारण है कि 2 निजी कंपनियों के चक्कर में यूपी की एम्बुलेंस सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। अब सरकार ये कह रही है कि टेंडर नॉर्म्स के तहत इन सेवा प्रदाता कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और प्रदर्शन कर रही कर्मचारी भी लपेटे में आएंगे। पर फिलहाल एम्बुलेंस सेवाओं के स्मूथ संचालन की सूरत नजर नहीं आती और मामला पेचीदा होता और खिंचता भी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल होने की वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कैसे हैं ग्राउंड जीरो के हालात, हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, देखें। सरकारी एम्बुलेंस की हड़ताल के बाद किस तरह से परिजन जो है अपने मरीजों को लेकर के पहुंच रहे हैं। हम इस टाइम लखनऊ के ट्रामा सेंटर पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि ये मरीज ऑटो से आया हुआ है। एम्बुलेंस की हड़ताल बुरी तरीके से कल से एम्बुलेंस कर्मियों ने अपनी हड़ताल कर रखी है। जिस तरह से ये मरीज अभी आया हुआ है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये प्रतापगढ़ से मरीज यहाँ आया है और बस से उतरने के बाद इसने 102 पे कॉल किया, लेकिन वहीं बस 102 वालों को कहना यह था कि हम हड़ताल पर है और सुविधा न मिलने से मरीज की बुरी हालत है। और ऑटो से किस तरह से ठस करके इसमें आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये मरीज प्रतापगढ़ से आया हुआ है और बुरी हालत में है। वहीं पे परिजनों ने भी एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन कोई सुविधा न मिलने की वजह से ये हालत है कि जिस तरह से यहाँ पे लाया जा रहा है, ये हालात बद से बदतर नजर होते चले जा रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अरशद रजा, जनता टीवी। 108 और 102 एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल पर स्वास्थ्य विभाग नजर लगातार बनाए हुए है। एम्बुलेंस कर्मचारियों से संपर्क किया जा रहा था कि हड़ताल खत्म हो और एम्बुलेंस सेवाएं बहाल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब स्वास्थ्य विभाग ने खुद चालकों को तैयार कर लिया है। स्वास्थ्य, रोडवेज, पुलिस और होमगार्ड विभाग के चालक लिए गए हैं। आज से एम्बुलेंस चलाने के लिए इनकी तैनातगी की गई है। इस पहल से लोगों की परेशानियों में कुछ हद तक कमी जरूर आएगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बीती रात भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उपचाराधीन है। और इस दर्दनाक घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर है इस समय। यूपी के बाराबंकी में हुए सड़क हादसे की खबर से बेहद दुखी हूं। शोकाकुल परिवार वालों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। अभी सीएम योगी जी से मेरी बातचीत हुई। सभी घायल साथियों के लिए उचित उपचार की व्यवस्था की जा रही है। दूसरी तरफ आप सीएम योगी का ट्वीट देख पा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा, जनपद बाराबंकी के राम सनेही घाट क्षेत्र में घटित दुर्घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। श्री राम से प्रार्थना कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। तो वहीं आपको बता दूं कि इस घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप ने अस्पताल में भर्ती घायलों का हाल जाना है। इस दौरान उन्होंने घायलों से बातचीत करी और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। 11 लोग यहाँ पर अभी तक जो लाए गए हैं बाराबंकी से, रामसनी घाट से,
ये इसमें से एक थोड़ा सा क्रिटिकल होता था, बाकी सब सामान्य है, सबके जांचें हो चुकी है। किसी का फ्रैक्चर है, किसी का स्पाइन फ्रैक्चर है, किसी का हल्का हेड इंजरी है, बट वो सब स्टेबल है और अभी इनकी सबकी मैनेजमेंट हो रही है, तो इसमें कोई इस तरह का नहीं लग रहा है। अभी 11 लोग यहाँ पर है, बाकी लोग जिनकी मृत्यु हो गई थी वो तो वहां पर है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश होने के चलते लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन लोगों के लिए कई जगहों पर यह बारिश आफत बनकर टूटी। कई सारे राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गए हैं। केदारनाथ, बागेश्वर और तमाम जगहों के रास्ते में लैंडस्लाइड जैसी समस्या भी खड़ी हो गई है। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आगरा, बरेली, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, देहरादून और वाराणसी की। तो उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों को लेकर के उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक आसमान से आफत बरस रही है और ये मुसीबत बढ़ा रही है। मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। एक तरफ बारिश के बाद लोगों को गर्मी से निजात मिली, तो दूसरी तरफ मुसीबत बनकर ये बारिश बरसी है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ऑरेंज अलर्ट जिन क्षेत्रों में जारी किया गया है और दूसरी तरफ जिन क्षेत्रों में येलो अलर्ट बारिश का जारी कर दिया गया है। तो गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, शामली, बागपत, मेरठ, शाहजहांपुर, संभल, अमरोहा, इन तमाम क्षेत्रों में येलो अलर्ट। तो वहीं मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और टिहरी में ऑरेंज अलर्ट जारी है। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप का वाराणसी से सोनभद्र जाते समय अरैया समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने बाईपास हाईवे पर काफिले को रोककर जोरदार स्वागत किया। तो वहीं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने रुककर थोड़े समय के लिए कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ते भी नजर आए। उन्होंने कहा, अब वक्त है, तैयार हो जाइए। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीएसपी प्रदेश भर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करके ब्राह्मण वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रही है। इसका जिम्मा मायावती ने पार्टी के कद्दावर ब्राह्मण नेता राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को सौंप दिया है। तो वहीं आज सतीश चंद्र मिश्रा पहले प्रतापगढ़ गए और इसके बाद रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी होटल में ब्राह्मणों को संबोधित किया। आपको बता दें कि रायबरेली के बाद अब सतीश चंद्र मिश्रा कल अमेठी भी पहुंचेंगे, जहां जिला मुख्यालय स्थित रणजय इंटर कॉलेज के मैदान के पास प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ संवाद करते नजर आएंगे। तो वहीं रामनगरी के लिए खुशखबरी है। रामनगरी से बेहद जल्द अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि सीएम योगी के अयोध्या आगमन के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने काम तेजी से शुरू कर दिया था। किसानों ने हवाई अड्डा बनाने को लेकर के 25 एकड़ भूमि भी जो है वो बैनामा करवा दी। डीएम अनुज कुमार झा ने कहा कि हवाई अड्डा विस्तारीकरण के लिए 60 से ज्यादा लोगों ने अपनी जमीन दी है और आज से 28 लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई है। तो आपको बता दें कि 60 से ज्यादा किसानों ने अपनी जमीन का बैनामा करवा दिया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि का। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए। कई जगहों के पुल टूट गए, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून के कई जगहों का निरीक्षण किया है। बकरावाला और डोभालवाला को जोड़ने वाला पुल भारी बारिश के चलते बह गया, जिसके कारण कई क्षेत्रों की आवाजाही भी बाधित हुई है। तो वहीं मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को जल्दी से जल्दी काम संपन्न करने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को आ रही दिक्कतों का समाधान हो सके। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रेस वार्ता एक निजी होटल में की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर वार किया है।
कोविड काल के बाद आज डीएम नैनीताल ने उद्योग विभाग के साथ सर्किट हाउस में बैठक करी, जिसमें उद्योग विभाग के साथ ही कई अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। साथ ही बैंकों से होने वाले लेन देन में आ रही समस्याओं को सुना गया। साथ ही सभी समस्याओं के निपटारे के सीडीओ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, ऐसे निर्देशित किया गया है। साथ ही भीमताल और कोटा बाग में खाली पड़ी जमीनों पर छोटे छोटे उद्योग और कुटीर उद्योगों को स्थापित करने को लेकर काम किया जाएगा। रोड के मानक में तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।